चालू लिख लिया नदियाँ एक तरफ नदी के नाम लिखो। मिसिसिपी मिसौरी। क्या? मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी नदी का नाम। पहली बार पढ़े होंगे तो पहली बार सुने ही होंगे। मिसिसिपी मिसौरी लिख दीजिए। हो गया। एक ही नाम है, नदियाँ दो है, नाम है। लिख लिया नदी के नाम। मिसिसिपी मिसौरी नदी एक ही है, एक ही साथ लिखना है, पूरा नाम हो गया है। मिसिसिपी मिसौरी। सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस ये नदी है कहाँ पर? ये तुम्हें बताना है। किस देश में? वही तो हमें पता नहीं है। तो पढ़ा क्यों नहीं है? मिसिसिपी मिसौरी, सेंट लॉरेंस, मैकान, मेकान। ऑरेंज, ये नदियों के नाम है। ऑरेंज, मैकान, 4 नदियाँ हो गई। 5 कर लो, एक और कर लो। ये पेन पकड़ो। किस किस के? ब्लैक तुम्हारा है और ब्लू और मैं क्या बोली? एक बोल रही हूँ। एक लिखो। बोलगा। बोलगा। मैम देश। हाँ देश बोल रही हूँ। पहले लिखो रसिया। रसिया। यूएसए। यूएसए हाँ। मैकान का लिखो। वियतनाम। अगला देश लिखो। वियतनाम। और लिखो कनाडा। कनाडा। और दूसरा मैम? 4 हो गए ना? 4 नदियाँ 4 देश हो गए। 5 बची है। 5 नदियाँ हो गई। वोल्गा। हाँ वोल्गा ऑरेंज मेकान से अच्छा। गोवा ऑरेंज में। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। चलो बताओ आंसर। देखिए तुम लोग कितना पढ़ रहे हो, कितना तुम लोगों को आता है ना? कृपया पीडीएफ भेजे तो देख लिए तुम लोग ग्रुप में? एक देखे। कौन सी एक देखी? ये याद नहीं करती। देख ली है। अब देखने का मतलब ये भी होता है मतलब देख ही पढ़ा नहीं कुछ। मैंने पढ़ने को बोला ही नहीं। 26 तारीख 26 नहीं है, 27 है ना? 27 ही लिख रही थी, मुझे लगा कि क्या हो गया। थोड़ी देर में क्या लगता? क्योंकि संविधान दिवस 2 दिन याद रहता है। 2 दिन याद रहता है संविधान दिवस, उसके बाद सब भूल जाते हैं। किस किस ने स्पीच दी थी संविधान दिवस पर? देने को थे लेकिन नाम नहीं लिखा था। भारत का आंसर बताओ। पीछे से क्यों देख रही हो? मैम लिखा ही नहीं पीछे। चलो बताओ, हमने फिर देखा आगे ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जब तक हमसे बना दो। पीछे से देखो नहीं, ये तुम लोगों के रटने वाले हैं। ये
सॉरी कहाँ की है? यूएसए की यूएसए यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चलो ठीक है, दूसरा बताओ। हाँ, वेरी गुड। मैकांग एक्चुअल में वियतनाम की नहीं है। मैकांग वियतनाम और उसके साथ आपकी क्या हुआ? ये किसका बैग है? रिजर्व कर रखा है तुमने? रिजर्व करते हैं वो, फिर वो 4 दिन होती है, फिर कोई नहीं लेता इसको। अभी बताओ। सेंट लॉरेंस कनाडा सेंट लॉरेंस कनाडा, वेरी गुड। अभी बताओ। ऑरेंज रसिया ऑरेंज दक्षिण अफ्रीका, बोलगा रसिया। ठीक है, तो ऐसे याद रखोगे ना तो याद कर लेना। अब एक क्वेश्चन और लिख लो। देश तथा राजधानी, देश तथा राजधानी, देश तथा राजधानी, फिर क्लास स्टार्ट करें। देश तथा राजधानी, इतनी जल्दी आते हैं, फिर भी हम लेट हो जाते हैं। मोरक्को। अभी मैंने क्लास स्टार्ट देखो कहाँ करी, क्वेश्चन करवा दिए इतनी जल्दी, तो तुम और पहले मोरक्को। मोरक्को के बाद अगला देश लिखो। पहला देश, देश और राजधानी। देश में लिखो मोरक्को। मोरक्को के बाद लिखो वियतनाम। वियतनाम के बाद लिखो ऐसी राजधानी, देश बोलोगे जिसकी राजधानी आपको याद हो। अजरबैजान। देश ही नहीं सुना मैंने। चलो अजरबैजान, अजरबैजान, अजरबैजान। क्यों तीन में रहने पीछे रहने? चौथा देश लिखो। तीन में कभी मैचिंग सही से बन नहीं पाती, 4 या 5 में होता है ना, तभी मैचिंग वाले आंसर आ जाते हैं। बा मैंने 2 बोले, मतलब अब 2 में क्या पता चलेगा? अगर एक दूसरे के सामने होगा तो ऑलरेडी मैच हो गया ना वो। चलो चौथा लिखो। अजरबैजान हो गया। अजरबैजान के बाद लिखो इथियोपिया नहीं, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, क्या है? उज्बेकिस्तान। राजधानी राजधानी लिख दो। समरकंद, क्या है? समरकंद। समरकंद हाँ, बाकू, समरकंद, बाकू, क्या कर रही हो? हनोई, समरकंद, बाकू, बाकू, हनोई, रवात। हनोई, रवात। मैच करो कौन से देश की कौन सी राजधानी है। मोरक्को की है रबात, और वियतनाम की हनोई, हाँ। और उज्बेकिस्तान की समरकंद, हाँ, और अजरबैजान की बात। वेरी गुड। मैम ये दो बता दी तो दोनों से नहीं चल जाती। नहीं ये 2 मालूम थी। हाँ ये तो मुझे मालूम थी। हो गया, याद रखोगे। केन्या की क्या है? मैम किसकी? केन्या की केन्या की ऑप्शन बता। रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो। चलो आप आते हैं जो कल टॉपिक हम लोग भारत की जलवायु कर रहे थे। क्या कर रहे थे? भारत की जलवायु। पबने बताई थी, कितने प्रकार की पबने थी? 3 प्रकार। कौन कौन से? स्थानीय और स्थायी व्यापारी, स्थानीय और ध्रुवीय। व्यापारी पबने नहीं, व्यापारी पबने प्रचलित पबनों में है। ठीक है, प्रचलित पबनों में आपकी व्यापारी पबने, ध्रुवीय पबने और पछुआ पबने। उसके बाद कौन सी पबने थी? मानसूनी पबने। सागरीय पबने। मानसूनी पबनों के प्रकार में कौन कौन सी थी? सागरीय पबने, सागरीय पबने, सागर और स्थलीय पबने, दैनिक पबने और पर्वतीय पबने। पर्वतीय पबनों में क्या है? पर्वत और घाटी की पबने ना। पर्वतीय पबनी किस समय चलती हैं? पबनों की दिशा दिन में किस तरफ होती है? दिन में समुद्र से। मैंने पर्वतीय समीर में पूछा है। पर्वतीय समीर में दिन में पवन की दिशा किस तरफ होगी? पूरब से। नहीं मैम घाटी से। नहीं मैम, मैम ऑप्शन
ऑप्शन से लीजिए तो समझ में आएगा। ऑप्शन से नहीं दूंगी, बताओ क्या बोले थे पुनः बताओ। हम घाटी से मैम घाटी से पर्वत की ओर। घाटी से पर्वत की ओर, क्यों? पर्वत की चोटी पर दिन में क्या होता है? निम्न वायुदाब, और घाटी में क्या होता है? उच्च वायुदाब। तो घाटी में सूर्य का प्रकाश देर से पहुंचता है, जबकि सूर्योदय के टाइम पे चोटी पर प्रकाश होता है, घाटी में अंधेरा होता है। घाटी में अंधेरा हुआ तो वहाँ पर कौन सा दाब हुआ? उच्च वायुदाब, और वहाँ पर चोटी पर निम्न वायुदाब बन जाता है। इसे दिन के टाइम पर जो पवनें चलती हैं पर्वतों में, पर्वतीय क्षेत्र में, वो कैसे चलेंगी? घाटी से पर्वत की ओर, और शाम को आते आते पर्वत से घाटी की ओर, ठीक है। और समुद्र में क्या बात चलेंगे? अगर मैदानी क्षेत्र में, तटीय क्षेत्रों में पवनों की बात करेंगे तो कैसे चलेंगी? समुद्र में तटीय क्षेत्र में बात करेंगे तो दिन में पवनों की दिशा कैसी होगी? पर्वत से तटीय क्षेत्र मतलब समुद्र के पास, समुद्र से स्थल दिन में समुद्र से स्थल की ओर, और रात में स्थल से समुद्र की ओर। कारण बताओ, लो गाड़ी की डायरेक्शन कारण बताओ। परिवर्तन दिशा में परिवर्तन क्यों? क्योंकि दाब, उच्च दाब और निम्न दाब में परिवर्तन हो गया। दिन के टाइम पे उच्च वायुदाब कहाँ था आपका? सागर में था, और निम्न वायुदाब कहाँ था? स्थल में था। रात के टाइम पे उच्च वायुदाब कहाँ हो गया? स्थल पे, और निम्न वायुदाब कहाँ हो गया? सागर में। सागर जल की अपेक्षा क्या होते हैं? धीरे गर्म होते हैं और धीरे ठंडे होते हैं। फिजिक्स में सब लोगों ने रूल सुना होगा, जो चीज़ पहले गर्म होती है वो चीज़ पहले ठंडी होती है ना। रेत जितनी जल्दी गर्म होगी उतनी जल्दी ठंडी होगी। यही कारण है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। पता चल गया क्यों होती हैं? और यही हवा के चलने का भी कारण है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है? निम्न वायुदाब बन जाता है, और हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या करती है? चलना प्रारंभ कर देती है। तो हम पढ़ेंगे भारत की मानसून। भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है, यानी कि जो वर्षा का कारण है, वो दो प्रकार के मानसून से होती है। एक होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। दूसरा उत्तर पूर्वी मानसून। कल कुछ बताया था दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा कैसे, उत्तर पश्चिम मानसून की दिशा कैसे, याद है? कुछ नहीं, बताओ। मानसून, भारत में, भारत का मानसून की बात कर रहे हैं ना। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है ना। तो मानसूनी जलवायु का मतलब क्या है? जहाँ पवनों की दिशा परिवर्तन होता है हर 6 महीने में, इसी को कहते हैं मानसूनी जलवायु। तो यहाँ पर 6 महीने जो पवन होगी वो कैसे चलेगी? ठंडी और 6 महीने का समुद्र से, ठंडी गर्म नहीं बोलते हैं इसको, समुद्र से स्थल की स्थल की ओर। और अगले 6 महीने स्थल से समुद्र स्थल से समुद्र की ओर। इतना बात समझ में आ गई? ये जो 6 महीने चल रहा है कहाँ से? स्थल से, समुद्र से स्थल की ओर। समुद्र में क्या होगा? उच्च वायुदाब होगा या निम्न वायुदाब? उच्च वायु पता नहीं। पवनें कहाँ से चल रही हैं? अब मेरी बात बहुत सिंपल तरीके से मैं बता दूंगी, समझ लेना। अगर मैं तुम पर बहुत प्रेशर दूंगी, रोज डांटूंगी, मारूंगी, फटकारूंगी, तुम कहोगे मैडम बहुत बुरी हैं, हम मैडम की क्लास नहीं लेंगे, है ना। यहाँ मैंने क्या करा? आप पर दाब बढ़ाया। जैसे ही मैंने आप पर दाब बढ़ाया, आप मेरी क्लास से बाहर निकल गए। आगे बात समझ में? जैसे ही मैंने दाब बढ़ाया, आप मेरी क्लास से बाहर निकल गए। सेम बात यहाँ है, जैसे यहाँ दाब बढ़ेगा, हवाएं कहाँ जाएंगी? निम्न दाब की ओर, जहाँ पर दाब कम हुआ। एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है और एक बहुत पोलाइट टीचर है। स्ट्रिक्ट टीचर से लोग बचते हैं, और पोलाइट टीचर के पास लोग भागते हैं। जो टीचर हंसी मजाक करते हैं, बच्चों के कंधों पे हाथ रखते हैं, है ना, जिनको अपने बच्चे अपना दोस्त समझते हैं, मतलब टीचर बच्चों को दोस्त समझे, और बच्चे टीचर की टीचर समझ के इज्जत नहीं करते हैं, उसको दोस्त समझते हैं। और भाई टीचर से भी ऐसी बात करेंगे ना, तो आजकल लोगों को वो वाले टीचर बहुत समझ आते हैं। यस और नो आते हैं ना, ठीक। तो वहाँ पर क्या है? निम्न वायुदाब।
मतलब निम्न वायुदाब का मतलब वही चीज तुम रिलेट करोगे किससे, अपनी कंडीशन समझो। इस समय तुम लोग क्या हो, पवने हो। जहाँ पर जब दाब ज्यादा बढ़ा तुम वहां से भागे कहाँ, निम्न में। तो पवने भी क्या करती हैं, जहाँ वायुदाब ज्यादा होता है कहाँ भागती है, निम्न वायुदाब। अब मैंने बात करी स्थल क्या होते हैं, समुद्र की कंपेयर में जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं। फिजिक्स का रूल है ये, जो चीज़ जितनी जल्दी गर्म होगी वो उतनी जल्दी ठंडी होगी, और जो चीज़ जितनी धीरे धीरे गर्म होगी वो उतनी ही धीरे धीरे ठंडी होगी। इसका एग्जाम्पल देखो, कभी बहुत तेज धूप में तुम लोग क्या करोगे, एक ठोस बॉल रख देना, लोहे की रखना, ठीक है, लोहा या पत्थर कुछ भी रखना, और एक रखना पानी। तुम देखोगे थोड़ी देर बाद दोपहर की चिलचिलाती धूप में फर्श जल्दी गर्म होगी और पानी देर में गर्म होगा। और पानी के और गहराई में जाओगे तो नीचे पानी कैसा होगा, ठंडा होगा, ऊपर कैसा होगा, गर्म। क्लियर हो रहा है। तो पत्थर जल्दी गर्म हुआ और पानी देर में गर्म हुआ। तो जब पत्थर गर्म हो गया तो वहाँ पर निम्न दाब बन गया। जब पानी वहाँ का ठंडा है उस समय किसकी कंपेयर में, पत्थर की तुलना में पानी अभी भी ठंडा है ना, ठंडा है, यानी कि वहाँ पर उच्च दाब है, और जो चीज़ गर्म है वहाँ पर निम्न दाब है। तब जब स्थल गर्म हो जाते हैं, कब, जब सूर्य क्या करता है, उत्तरायण करता है। उत्तरायण मतलब जब सूर्य का प्रकाश इक्वेटर से किधर आने लगता है, कर्क रेखा की तरफ आता है। तुमको पता है कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है। कर्क रेखा पे सूर्य का प्रकाश लगभग कौन सी तारीख को पड़ता है, 22। कहाँ तुम 22 के चक्कर में पड़े हो, ये क्वेश्चन लिख के रख लो, पेपर में छप जाते हैं। 21 जून 21 जून 21 जून 22 नहीं, हम 21 जून हैं, 22 ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, हम क्या हैं 21 जून है, 22 ऑस्ट्रेलिया वाले हैं। कौन सा ऐसा देश है जो क्रिसमस को गर्मी में मनाता है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ही नहीं है, सिर्फ दक्षिण अफ्रीका है, वो भी गर्मी में ही मनाता है। अर्जेंटीना, चिली है, वो भी गर्मी में ही मनाते हैं। बट क्यों, ऑस्ट्रेलिया पूरा ही पूरा क्या है, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में है, वहाँ पर इस समय गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। जब हमारे यहाँ गर्मियाँ होती हैं तो वहाँ पर ठंडी। 21 जून को सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, यानी कि सूर्य क्या हो गया, उत्तरायण हो रहा है। और सूर्य उत्तरायण कब होता है, आप जनवरी में मकर संक्रांति मनाते हो, क्या बोलते हैं, घर में पूछना, सूर्य उत्तरायण होने जा रहा है। उत्तरायण का मतलब समझते हो, सूर्य अब इक्वेटर से किधर, मकर रेखा से किस साइड बढ़ रहा है, उत्तर की ओर। उत्तर मतलब मकर रेखा पर बढ़ रहा है। और मार्च के बाद 23 मार्च के बाद सूर्य कहाँ होता है, मकर रेखा से, वो सॉरी इक्वेटर से ऊपर जाता है। अब जो भारत में मानसून आता है वो कब से आता है, जून से। बताओ, भारत में मानसून आने की डेट 5 मई से। और इक्वेटर पे सूर्य का प्रकाश लगभग 23 मार्च, ठीक है। इक्वेटर पे सूर्य का प्रकाश लगभग 23 मार्च। अब मार्च के बाद मई तक आने में इक्वेटर पे आया तो सूर्य कहाँ पर है, लगभग यहाँ पड़ रहा है। और एक्चुअल में जो ITCZ होता है, ये अधिक निम्न दाब का क्षेत्र होता है। अधिक निम्न दाब का क्षेत्र मतलब यहाँ पर जहाँ पर ITC बनेगा वहाँ पर वो क्षेत्र बहुत गर्म हो चुका होता है। और हमेशा ये क्षेत्र जहाँ सूर्य का प्रकाश लंबवत बढ़ता है ना, उससे ऊपर बनता है। अब सूर्य का प्रकाश 23 मार्च को इक्वेटर पर है तो ITCZ इक्वेटर पे नहीं होगा, इक्वेटर से कुछ ऊपर होगा। अब जब सूर्य का प्रकाश ऊपर बढ़ता जाता है तो ITCZ भी क्या होता है, ऊपर बढ़ता जाता है। जब 21 जून की बारी आ रही होती है, 21 जून का प्रकाश लंबा तो यहाँ पड़ रहा होगा, पर ITCZ कहाँ बना होगा, इक्वेटर से ऊपर बना होगा। जब इक्वेटर से ऊपर बना होगा तो आप देखते हो अपने यहाँ उत्तर भारत में जून में बारिश होती है, ठीक है, पर दक्षिण भारत में बारिश बहुत पहले शुरू हो जाती है, क्योंकि ITCZ यहाँ से बनते बनते ऊपर सेट होता है। जब ITCZ बिल्कुल ऊपर सेट हो जाता है तब मानसून पूरी तरह भारत में प्रवेश कर जाता है, मतलब पूरी तरह भारत को घेर लेता है। भारत में जो मानसून आता है वो 1 मई को आता है। वो भी कहाँ आता है, आपके
केरला के मालाबार तट पर। सबसे पहले मानसून केरला के मालाबार तट पर प्रवेश करता है। पश्चिमी घाट के सहारे पूरी कहाँ वर्षा करवाता है? पश्चिमी घाट में वर्षा करवाता है। तो भारत में मानसून की आने की स्थिति क्या होती है? मई। कभी भी देखना मानसून मई में आएगा। 1 मई फिक्स नहीं है, 1 से 5 मई के बीच में मानसून आ ही जाता है। यानी कि भारत में जो मानसून प्रवेश करता है वो मई माह में करता है, और जब मानसून लौटता है वो सितंबर में लौटता है। सितंबर लौटने का कारण जो आपका 23 सितंबर क्या डेट है? जब सूर्य का प्रकाश इक्वेटर पे लंबवत पड़ता है। और कौन से किस पे पड़ेगा? इक्वेटर पे। अब सूर्य क्या करने लगा है? दक्षिणायन। जब सूर्य दक्षिणायन करने लगा है तो ये वायुदाब पेटी भी कहाँ जाएगी? दक्षिण की ओर खिसकेगी। दक्षिण की ओर खिसकेगी तो ITCZ भी कहाँ हो जाएगा? दक्षिण की ओर खिसकता जाएगा। जब ये ITCZ दक्षिण की ओर खिसकता है तो पवनें भी क्या करती हैं? मूव करती हैं। अब समुद्र में कौन सा बना? समुद्र में कौन सा वायुदाब बनेगा इस समय? पवनें अपनी दिशा चेंज कर रही हैं। कौन सा वायुदाब बनेगा? निम्न वायुदाब बनेगा। पवनें अपनी दिशा चेंज करी ना, स्थल से समुद्र की ओर जाने लगी हैं। अब स्थल क्या हो रहे हैं? ठंडे हो रहे हैं। समुद्र क्या होने लगे हैं? गर्म होने लगे हैं। और पवनें अपनी दिशा क्या कर रही हैं? चेंज कर ली है। जब पवनें अपनी दिशा चेंज करिए सितंबर, तो मानसून सितंबर में वापस आ जाता है। भारत में मानसून की जो अवधि रहती है मई से सितंबर के बीच। क्लियर हो गया? क्वेश्चन कहाँ से बनता है? पहला, भारत में जो मानसून की अवधि है वो कब से कब तक है? मई से सितंबर। सितंबर मिड तक मानसून क्या होने लगता है? वापस लौटने लगता है। कारण पता चल गया क्यों लौट रहा है मानसून? क्योंकि सूर्य का प्रकाश इक्वेटर पर 23 सितंबर इक्वेटर पर लंबवत पड़ता है। जब वहाँ पर लंबवत पड़ा है इसका मतलब वहाँ पर क्या बन गया? ITCZ स्थापित हो गया, निम्न दाब का क्षेत्र बन गया, और स्थल पर उच्च दाब का क्षेत्र बना। और पवनों ने अपनी दिशा क्या कर ली? चेंज कर ली। अब ये पवनें कैसे कन्वर्ट हो गई? स्थल से समुद्र की ओर। अभी कहाँ चल रही थी? समुद्र से स्थल की ओर। इसी को कहते हैं भारत का दक्षिण पश्चिमी मानसून और भारत का उत्तर पूर्वी मानसून। तो भारत में मानसून की 2 शाखाएं से बारिश होती है। कौन सी? दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से, जबकि सबसे कम वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। बोलो भी उधर किधर? कितनी डेट में? हाँ, तो सर ने बोला था तभी तो पूछ रही हूँ। 60 रुपए की मैम, सर ने बोला सब दे देंगे आपको। मैं दे दूँगी, अब कैमरे के पास हो। हाँ, डेट मैम, दक्षिण पूर्व मानसून कैसे क्या चेंज हुआ? कैसे क्या चेंज हुआ? कल तुम थे, कल तुम नहीं थे, इसलिए तुम्हें नहीं पता है। देखो ये जो तुम्हारा टॉपिक है ये मेनली UPSC और PCS वाला है। बस तुम लोगों को इसमें डेट याद कर रही है, मैं प्रोसेस समझा रही हूँ तुम लोगों को। मैंने तुमको वायुदाब पेटियाँ नहीं पढ़ाई हैं। तो पूरा का पूरा क्या है? पवनें कैसे चलती हैं। वायुदाब पेटियाँ पूरी ही पृथ्वी पर चलती रहती हैं, जिसमें क्या होता है? पवनें अपनी गति बदलती हैं। जब वायुदाब पेटियाँ शिफ्ट होती हैं उत्तर से, मतलब उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, और वो भी सूर्य के प्रकाश के साथ साथ, जैसे ये वायुदाब शिफ्ट होती हैं वैसे ही क्या करती हैं? पवनें भी अपनी दिशा को क्या कर देती हैं? शिफ्ट कर देती हैं। अपना क्षेत्र भी शिफ्ट कर जाती हैं पवनों के साथ। अब ये पवनें क्या होती हैं? उत्तरी गोलार्ध में अपने कैसे मुड़ेंगी? फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा क्लॉकवाइज यानी कि अपने दाएं, और दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज यानी कि अपने बाएं। दाएं बाएं समझ में आ गया? पवनों का दायां, पवनों का बायां नहीं समझ आया? क्या आया? चलो पवन अपने ये बताया मतलब नहीं समझ आया। पवनें अपने दाहिने प्रवेश कैसे करी? पवन ऐसे प्रवेश करी। अब इधर आ रही है, मान लो मैं इधर, मतलब मेरा दायां हाथ ये और मेरा बायां हाथ ये। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं मुड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं दिशा कैसी हो गई? क्लॉकवाइज। दक्षिण गोलार्ध में अपने बाएं ऐसे दिशा कैसी हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। पूछा जाता है कि दक्षिण गोलार्ध में पवनों की दिशा कैसी होती है और उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा कैसी होती है। तो नोट करके लिख लो, दक्षिण गोलार्ध में पवनों की दिशा
अपने बाएं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिण गोलार्ध में पवनों की दिशा एंटी क्लॉकवाइज अर्थात अपने बाएं मुड़ती है, और उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं अर्थात क्लॉकवाइज। वामाव्रत और दाएं दक्षिणाव्रत। तुम लोग पीछे क्या कर रहे हो, फोन चला रहे हो और एकदम सट के बैठे हो जैसे पेपर में वो नहीं होता है, भैया मुझे ये क्वेश्चन पता नहीं जा नहीं रहा है। नहीं सुन, बहुत दिन बाद मिले हो, मैं बहुत दिन बाद थोड़ा सा 5-10 मिनट दे दूँगी बात करने के लिए, कर लेना ठीक है। बहुत दिन बाद मिले हैं, क्यों भाई इतने दिन बाद क्यों मिले हो? और छुट्टी करा करो ना ये बहुत दिन की, तो एक एप्लीकेशन लिख के जाया करो, नहीं तो ग्रुप में एक मैसेज छोड़ा करो कि इस कारणवश मैं इतने दिनांक से इतने दिनांक तक क्लास नहीं ले पाऊंगा, मेरा नाम ये है या मेरा नाम कुमारी या कुमार, अपना नाम लिख देना, कुमारी है या कुमार। चलो क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन यहीं से, भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से तुमने लिख ली दिव्या? लिखी नहीं हो? पहले कब लिख लिया? अच्छा, भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, जिसकी अवधि प्रायः मई से सितंबर तक होती है। जिसकी अवधि प्रायः मई से सितंबर तक होती है। भारत में मानसून सबसे पहले मालाबार तट पर, भारत में मानसून सबसे पहले, लाइन चेंज करके लिखते रहना पॉइंट में, ये पैरा बना के मत लिखना। भारत में मानसून सबसे पहले मालाबार तट पर, मालाबार तट पर, हाँ बेटा मालाबार तट अधिकतर पूछा जाता है, और आपको पता है पूरा मालाबार तट केरल का ही लगता है, ठीक है। मालाबार तट पर होती है। तथा धीरे धीरे मानसून उत्तर की ओर बढ़ता है। तथा धीरे धीरे मानसून या मानसूनी पवनें धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ती जाती हैं। अब यहाँ पर एक शब्द लिखा होगा, सर्वाधिक वर्षा मालाबार तट में होती है। लिखा है या नहीं लिखा तुम लोगों ने? नहीं लिखा। किस किसने नहीं लिखा? किसी ने नहीं लिखा? मालाबार तट पर होती है। मालाबार तट पर होती है, सर्वाधिक लिख लो बस यहाँ पर, अब बताएंगे रीजन। बनाओ चित्र, चित्र बनाओ। कैसे बैठे हो? हमसे बनवा लो, अपने आप नहीं बनाओगे। ITC Z क्या है? ITC Z क्या है? इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, मतलब अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। जब दो पवनें विभिन्न वायु दाब से आती हैं, अब यहाँ पर ITC Z बना, ठीक। मैंने कहा पवनें क्या होता है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की आती हैं। सबसे ज्यादा निम्न वायु दाब हम मान लेते हैं अभी इक्वेटर पर 0 डिग्री पर है, ठीक है। इक्वेटर यानी 0 डिग्री अक्षांश पर है। उससे पहले जो आपके 23.5 डिग्री अक्षांश के बाहर जितने भी अक्षांश होंगे, मान लेते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं 45 डिग्री उत्तरी और 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पर क्या है? हाई प्रेशर है ना, और यहाँ पर LP यानी कि लो प्रेशर है। जब पवनें यहाँ पर आती हैं, ठंडी पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती हैं, तो जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे क्षेत्र क्या होगा? गर्म होता है। अब यहाँ पवनें गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, बस यही चीज़ है। पवनें जैसे ही गर्म होकर क्षेत्र में आती हैं, क्या हो जाती हैं?
गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। अब वायु को तुम्हें पता है वायुमंडल में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। ये पवनें जितने ही ऊपर उठेंगी ठंडी होती जाएगी, ठंडी होकर पुनः फिर कहाँ आ जाती है, ऐसे ही क्या होता है कन्वर्ट होती रहती है आपस में, यही पवनें मूव करती रहती है। तुम लोगों ने पूछा है इसको मैं बता दूँ, ITCZ तुम्हारे पेपर में नहीं पूछा जाएगा कि ITCZ क्या होता है, तुम पूछ रहे थे तुम बता दो क्या। बनाओ चित्र बनाओ पहले। पीछे बातें कर रहे हो, कौन लिख रहे थे, तुम एक जगह आगे आगे बैठ जाओ तुम लोगों में से, चलो अकेले पीछे बैठे हो ना, साथ में आ जाओ आगे, यहाँ अजय के पास, रजनीश से आगे। क्या नाम है तुम्हारा? अकबर अहमद, आगे आ जाइए। तुम पूर्वी भाषा बोल रहे हो, किधर के रहने वाले हो तुम? पूरब वैसे कहाँ के, बेसिकली बताओ। डिस्ट्रिक्ट कौन सी लगती है? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट। यहाँ तो पूरब ही भोजपुरी नहीं बोली जाती है, ना अवधी बोली जाती है। यहाँ पर पता है कौन सी मिक्सड अप है, जैसे पूरबपुर साइड के लखीमपुर में इधर पढ़ोगे ना पूरबपुर साइड का, तो आपका अवधी और भोजपुरी का लिंक आएगा। और जैसे उधर पढ़ोगे बरेली साइड में, कौन सी बोली जाएगी वहाँ पर? खड़ी बोली जाती है ना, क्योंकि वहाँ पर टच कौन सा आता है, उससे भी ज्यादा और पढ़ोगे मेरठ साइड में तो बिल्कुल खड़ी बोली। ये जो इन्होंने अभी लैंग्वेज इस्तेमाल करी है वो इन्होंने भोजपुरी वाली है। तुम लोग को पता था ये बोली? सब बोल देते हैं। हाँ मैंने अधिकतर देखा है, बस में आते हैं ना तो बोलते हुए आते हैं। जैसे हमसे पूछेंगे तो अपना जैसे हम बोल रहे हैं उसी लैंग्वेज में पूछेंगे, अदरवाइज तो वो अपना भोजपुरी। एक दिन वो अंकल थे पूरे पूरे चले होता ही है, तो बोले हमसे तुम हमारी बिटिया हो, समझ में तो आता है ना बोल रहे, पर हम नहीं बोल पाते वो चीज़। बोले तुम हमारी बिटिया हो, रोटी खा लो आप। हमने ना खाई क्या बोलो, समझ में आया ना खाए, मतलब बोल तो नहीं खिलाई में, पर हमने कहा नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे। एकदम बोल भी नहीं पाते हैं, टोन नहीं रही ना तो बोल ही नहीं पाते हैं। इधर के लोग कलिया साइड के लोग भी बहुत वैसे बोलते हैं, बहुत वैसे नहीं, उनकी बोली ही भोजपुरी है। वो मतलब रा लगाते हैं हर चीज में। हाँ खाईबा ना खाईबा जयवा ऐसी बात है, ऐसे बोलते हैं, खाईबा ना खाईबा से आती है तो वो ऐसे बोलती है। शारदा पार्क के जितने गाँव हैं वो ऐसे बोलते हैं सब सब। ऐसे बोलेंगे, आपके पूरे में थोड़ा सा इधर बढ़ जाइए, हाँ तो बोलने लगेंगे। मेरा मतलब वो चलो अब बोली ये पूछा जाता है, मतलब ये देखो नॉर्मल क्या होता है, अगर आप इस क्षेत्र में हैं तो वहाँ पर कौन सी बोली बोली जा रही है, और अधिकतर इंटरव्यू वगैरह दोगे ना तो कहोगे कि आप इस क्षेत्र के हो, तो ये भी आपको उस क्षेत्र के बारे में नॉलेज है कि नहीं। जैसे बुंदेलखंड में है, बुंदेलखंड के बारे में नॉलेज होना चाहिए, बुंदेली बोलनी भी आनी चाहिए। पर्सनली मैं पूछूँ तो मुझे इटावा की बोली जो होती है ना वो बहुत अच्छी है। मैम जो राजस्थानी वो क्या बोलते हैं? हम इतने नहीं जानते हैं, पढ़ो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, हमें बोलियाँ नहीं पढ़ा रहे हैं। चलो कहाँ तुमने भोजपुरी बोली लिख लिए, बना लिए चित्र। चलो लिखवाया क्या क्या है ये बताओ। देखो अब जब यहाँ पर पवनें क्या होती हैं, समुद्र से आर्द्रता लेती हैं, क्या लिए आर्द्रता ली, और ये आर्द्रता ग्राही पवनें क्या होती हैं, नमी युक्त होती हैं। जैसे ही ये कहाँ जाएंगी, गर्म क्षेत्र में जाएंगी, ये अपनी नमी को खोती जाती हैं। ऐसे समझो अभी आपके अंदर आर्द्रता भरी हुई है, आपकी बॉडी में आर्द्रता है कि नहीं? बिल्कुल है। क्या पसीना निकल रहा है? कब निकलेगा पसीना? जब टेम्परेचर तो ये है नमी। पर यहाँ पर क्या होगा, जब टेम्परेचर हाई होता है तो इनका भी पसीना निकलता है। इनका पसीना मतलब पवनों का पसीना। ये जो पवनों का पसीना निकलता है वही बूंदे होती हैं, वर्षा की बूंदे अपनी नमी को छोड़ती हुई जाती हैं। अब जैसे ही ये पवनें ऊपर जाती हैं, कब दक्षिण से उत्तर की ओर जैसे जैसे बढ़ रही है, इनकी आर्द्रता ग्राही नमी क्या होती जाती है,
कम होती जाती है, यानी कि इनमें जो जल की मात्रा है, नमी की मात्रा है, वो कम होती जाती है। जैसे ही नमी की मात्रा कम होती जाएगी तो वर्षा की मात्रा कम होगी या बढ़ेगी? समझ में आ गया? तो दक्षिण में सर्वाधिक वर्षा, जैसे जैसे मानसून कहाँ जाएगा, उत्तर भारत में जाएगा, मानसून कम होता जाता है, ऊंचा जाता है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सबसे कम वर्षा वाला जिला उत्तर प्रदेश का, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला उत्तर प्रदेश का, सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे वर्षा वाला जिला, सबसे कम मथुरा। रीजन मतलब आर्द्रता उनकी, आर्द्रता, क्योंकि अब जब भारत दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून की एक अरब शाखा है और दक्षिण पश्चिम मानसून की एक बंगाल की शाखा है। आगे बात समझ में? दक्षिण पश्चिम मानसून की एक अरब शाखा है, दक्षिण पश्चिम मानसून की एक बंगाल की शाखा है। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब शाखा है संपूर्ण भारत में वर्षा कर रही है, कौन सी? दक्षिण पश्चिम मानसून। अब ये मत समझ लेना सिर्फ ये एक ही शाखा है, अरब शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब शाखा जो भारत में प्रवेश कर रही है वो पश्चिमी घाट में वर्षा करती है, गुजरात के गिरनार वाले क्षेत्र में वर्षा करती है और यहीं से निकल जाती है कहाँ पर? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के बाद यहीं से अरावली के समांतर निकलती है, अरावली के समांतर निकलती ही जाती है और आके पंजाब वाले क्षेत्र में वर्षा करवाती है, हिमालय का गिरिपाद वाला, ठीक है, पंजाब वाले क्षेत्र में यहीं से प्रवेश करती है उत्तर भारत में। अब जैसे ही प्रवेश करेगी तो आप यहाँ देखो हिमालय वाला क्षेत्र ये आ गया, वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो मथुरा, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान से लगा हुआ है ना, तो राजस्थान राज्य लौटता हुआ मानसून होता है कब जाके, यानी कि वर्षा वहां पर कब हो रही होती है, कब वर्षा पाता है? जब मानसून जाने वाला होता है, क्योंकि मानसून प्रवेश कर रहा है ना, जब मानसून जाने वाला होता है तब। और जब तक मानसून कहाँ पहुंचता है, उत्तर भारत में प्रवेश करता है, अपनी आर्द्रता कम कर देता है। तो दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में वर्षा कम होती है, क्योंकि जैसे जैसे मानसूनी पवनें दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे, अपनी क्या है, नमी को खोती हुई जाएंगे। अब यही शाखा दूसरी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। जब बंगाल की खाड़ी की शाखा यहाँ पर पहुँचती है तो ये आपकी कौन होता है? छोटा नागपुर है ना, छोटा नागपुर का पठार और आपका मेघालय का पठार, इन्हीं के बीच से होकर कहाँ प्रवेश करती है? उत्तर भारत में प्रवेश करती है। अब उत्तर भारत में जैसे ही प्रवेश करेगा तो ये पूरा बोलिए पश्चिम। जो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा है उससे सर्वाधिक बारिश केरल और सबसे कम पंजाब वाले क्षेत्र में होती है, क्लियर? और जो आपकी बंगाल की शाखा है उससे सबसे ज्यादा बारिश पश्चिम बंगाल और धीरे धीरे बढ़ते हुए अरावली यानी कि राजस्थान क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब वाली शाखा यहाँ पर वर्षा नहीं करवाती, राजस्थान राज्य में वर्षा नहीं करवाती, क्योंकि यह अरावली के समांतर होते हुए निकल जाती है। जब पवनें किसी पहाड़ के समांतर निकलती हैं तो वर्षा नहीं करवाती, वर्षा तब करवाती हैं जब वो पहाड़ के सहारे टकराती हैं, टकरा के ऊपर उठती हैं, ऊपर उठने के कारण वो अपनी नमी को क्या करती हैं? छोड़ती हैं, तब वर्षा होती है। और जब आपका कौन सा होता है? बंगाल की खाड़ी की शाखा उत्तर भारत में जब प्रवेश करती है, अरावली के सहारे टकराती है, तो यही शाखा कहाँ? आपके राजस्थान में वर्षा करवाती है। अरब सागर की शाखा राजस्थान में वर्षा नहीं करवाती, जबकि बंगाल की खाड़ी की शाखा अरब सागर की राजस्थान में वर्षा करवाती है। जैसे ही पूरब से पश्चिम की ओर जाती है वर्षा की मात्रा होती जाती है कम। यही कारण है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला पूरब में पड़ता है, सर्वाधिक वर्षा पाता है, और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला मथुरा पश्चिम में पड़ता है, सबसे कम वर्षा वाला जिला है। जिसे समझ में आ गया? रख तो लेते हो क्वेश्चन, समझने की चीज होती है कि समझना कैसे, एक बार समझ गए तो रटने की जरूरत मथुरा नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया? मथुरा मतलब उसमें क्या? जब तक ये शाखा यहाँ तक पहुँचती है अपनी नमी खो देती है, सारी वर्षा यहाँ करवा दी जाती है, थोड़ा ही पानी रह जाता है। ऐसा समझो तुम सफर स्टार्ट करे, बोतल भर के ले गए, जब तक सफर के लास्ट में गए तुम्हारी बोतल में पानी जरा सही रह गया। वही चीज़ है, ये पवनें क्या करी हैं? अपने साथ पानी लेके आई हैं। जब तक ये पूरे भारत का फेर लगा रही हैं इनके पास पानी की कमी हो जाती है। जब तक ये लास्ट तक पहुँचती हैं यानी कि अरावली तक पहुँचती हैं, इनका पानी खत्म हो जाता है। तो गोरखपुर का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर यूपी का गोरखपुर और कम का मतलब अब यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अब यहाँ सर्वाधिक वर्षा हो रही है तो ऐसी फसल जिसको सर्वाधिक वर्षा चाहिए होती है, धान
गन्ना। तो इस क्षेत्र में आपको अधिकतर कृषि कौन सी मिलेगी? धान और गन्ने की। जैसे इधर आते जाओगे फसलों के प्रकार बदल जाएंगे। मोटा अनाज मिलेगा, मूंगफली, आलू, रेताली, है ना, तिलहन, दलहन, ये चीज मिलेंगी। इस क्षेत्र में आपको तिलहन दलहन अपेक्षाकृत मिलेगा जरूर, ऐसा नहीं कह रहे बिल्कुल नहीं मिलेगा, कम होता है, इधर ज्यादा होता है। क्लियर हो गया? तो कैसे वर्षा किसी फसल को क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है। तो यहाँ पर भारत की जलवायु के साथ साथ आपके भारत में फसलें भी इसी में इंक्लूड हैं। पता समझते जा रहे हो ना किस तरह से? तो इस क्षेत्र में आपकी अधिकतर गन्ना, धान, गेहूँ, जूट, जिनको अधिक पानी चाहिए होगा वो वाली फसलें होंगी। इस बीच में यहाँ पर ऐसी फसलें होंगी जो कम पानी में भी चल जाती हैं। तिलहन, दलहन, मूंगफली हो ही जाती है, ऐसा नहीं है। जितना ही आप उत्तर में या राजस्थान वाले क्षेत्र में जाओगे आपको बाजरा मिलेगा, ज्वार मिलेगा, मक्का मिलेगा, मूंगफली मिलेगी, तिलहन मिलेगा, सरसों मिलेगी। मिलती है कि नहीं? रीजन पता चल गया? वहाँ की वर्षा कम पानी के कारण क्या होती है? वहाँ की मिट्टी कैसे होती है? रेतीली हो जाती है। और इधर की मिट्टी क्या होती है? नमीयुक्त दलदली होती है। तो दलदली मिट्टी में आपका धान वान हो जाएगा आराम से, और रेतीली मिट्टी में आपके मोटा अनाज होता है। क्लियर हो गया? कैसे प्रभावित कर रहा है जल की मात्रा कृषि को, और ऐसे ही जल की मात्रा आपकी वनस्पति को प्रभावित करती है। अब इसमें से क्वेश्चन लिखवा दें, चीज समझ में आ गई? दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब शाखा, दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब शाखा सर्वाधिक वर्षा केरल राज्य में। दक्षिण पश्चिमी मानसून की सर्वाधिक वर्षा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा केरल राज्य में तथा सबसे कम वर्षा पंजाब राज्य में होती है। केरल राज्य में तथा सबसे कम वर्षा पंजाब राज्य में होती है। ये धागा किसने तोड़ दिया? सबसे कम वर्षा केरल राज्य में होती है। पंजाब में सबसे कम। हाँ, अरे मैडम पंजाब में सबसे कम होती है और सर्वाधिक वर्षा केरल राज्य में। तुम क्या फोन खोले बैठे हो? मैथ बाद में कर लेना। जय मत लिखो, जय लिखो मतलब मत चलाओ। अच्छा फाइन। सिग्नेचर, तुम सिग्नेचर भी नहीं बोलोगे, तुम हस्ताक्षर भी नहीं बोलोगे। लड़कियों को दूंगी पहले, लड़कों को नहीं दूंगी। लो किसी को भी देखो, ये होती है लड़कियां, किसी को भी दे दीजिए। लड़के नहीं मैडम, हमें दीजिए पहले, हमने आपसे कहा है, तुमने कैसे दे दोगे? चलो लिख लिया? क्या लिखे हो? सर्वाधिक वर्षा पता चल गई केरल में और सबसे कम वर्षा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन यही सुन लो, समझ लो, फिर सुनना। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के सारे जो वर्षा होती है वो कहते हैं पर्वतीय वर्षा। कौन सी वर्षा? पर्वतीय वर्षा। जब पवनें इन पर्वतों से टकराती हैं तो पर्वत के किसी साइड वर्षा करवा देती है, जबकि पर्वत के उस साइड वर्षा नहीं हो पाती, क्योंकि ये पवनें इतनी ऊपर उठ जाती हैं, सारे पवन के सारे पर्वत के सारे ऊपर उठती हैं, ऊपर होकर ठंडी हो जाती हैं। जब पवनें ठंडी हो गई तो पानी कैसा हो जाता है? जम जाएगा ना। जब टेम्परेचर कम हो गया तो पानी जम जाएगा, और जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो पानी पिघलेगा, मतलब गिरेगा। क्लियर हो गया? तो पवनें ठंडी होकर ऊपर उठ जाती हैं। तो कभी पूछा जाता है कि यहाँ पर मुंबई है और यहाँ पर पुणे, कैसे लिखते? पुणे लिखा होगा, पुणे है ना। यहाँ पर क्या है? पुणे है। पुणे में वर्षा नहीं होती है। पुणे कौन से क्षेत्र में आ रहा है? अतिवृष्टि या छायावृष्टि? छायावृष्टि वाले क्षेत्र में। छायावृष्टि मतलब जहाँ पर पानी नहीं होता। तो पुणे क्या है? पुणे क्या होगा, जितना भी आपका कर्नाटक और ये वाला क्षेत्र है सब छायावृष्टि क्षेत्र में आता है, क्योंकि अरब सागर की जो शाखा है वो पश्चिमी घाट के सारी वर्षा करवा देती है, और इस तटीय क्षेत्र में वर्षा सर्वाधिक, जबकि पर्वतीय क्षेत्र यानी पश्चिमी घाट के इधर पूरब में कौन सा क्षेत्र? छायावृष्टि वाला क्षेत्र, यहाँ पर वर्षा नहीं होती। जब छायावृष्टि वाला क्षेत्र है तो यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं?
कटी। ठीक, अब यहाँ पर ये गैप बना दिया बीच में, सुने थे पालघाट ढालघाट, इन्हीं गैप से ये हवाएं कहाँ जाती हैं, मध्य भारत में प्रवेश करती हैं। अब मध्य भारत में प्रवेश करती हैं तो अमरकंटक की पहाड़ियों तक संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये वर्षा करवाता है। कौन? दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा। क्लियर होता है? जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा, बंगाल की शाखा उत्तर भारत में और आपके मेघालय का पठार, इनमें वर्षा करवाती है। मेघालय के पठार में सर्वाधिक वर्षा होती है कौन सी? गारो खासी जयंतिया, खासी पहाड़ी। और यही खासी पहाड़ी पे क्या है आपका चेरापूंजी और मानसिरा, दोनों ही यहीं पर स्थित हैं। चेरापूंजी यहीं पर है जो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला, यानी कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर हवाएं प्रवेश तो कर जाती हैं पर यहाँ से कभी निकल नहीं पाती, इसीलिए प्रवेश करके निकल नहीं पा रही है तो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा कर जाती है। क्योंकि ऊपर हिमालय वाला क्षेत्र आ जाता है, इधर मिट्टी की पहाड़ियाँ आ जाती हैं, तो पवनों को पहाड़ से टकरा के यहीं इतनी क्षेत्र में वर्षा हो जाती है, इसलिए सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र ये हो जाता है। यहाँ आ तो गए हो, आते तो मेरी मर्जी से हो, पर जाएंगे मेरी मर्जी से, जाएंगे भी मेरी मर्जी से ही, अपनी मर्जी से नहीं। गुंडा वाला सुने हो ना, बेटा तुम यहाँ आ तो गए हो, कहते हैं ना, सेम वही है। तो पब्लिक क्या है, यहाँ पर आ तो अपनी मर्जी से नहीं है, ये पहाड़ों के जंगल जालों में ऐसा फंस जाती है कि यहीं फंस के रह जाते हैं। जब यहीं की यहीं फंस के रहेगी तो यहीं वर्षा करवा दी। इसलिए खासी की पहाड़ी पे आपका क्या है, चेरापूंजी, और यही चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। रीजन पता चल गया। और चेरापूंजी में बारिश कौन सी हो रही है? दक्षिणी पश्चिम मानसून से ही हो रही है, और शाखा किसकी है? बंगाल। चलो लिखो, दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब शाखा, दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब शाखा जहां पश्चिमी घाट की पश्चिम में सर्वाधिक वर्षा करवाती है, जहां पश्चिमी घाट के पश्चिम में सर्वाधिक वर्षा करवाती है, जहां पश्चिमी घाट के पश्चिम में सर्वाधिक वर्षा करवाती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब शाखा जहां पश्चिमी घाट के पश्चिम में, जहां पश्चिमी घाट के पश्चिम में सर्वाधिक वर्षा करवाती है, सर्वाधिक वर्षा करवाती है। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी घाट के पूरब में, पश्चिमी घाट के पूरब में वर्षा नगण्य होती है, वर्षा नगण्य होती है, अर्थात यह क्षेत्र छायावृष्टि क्षेत्र में आता है, अतः यह क्षेत्र छायावृष्टि क्षेत्र में आता है, अतः यह क्षेत्र छायावृष्टि वाले क्षेत्र में आता है। क्लियर हो गया? अब लाइन चेंज करके ये लिखो, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा, दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब शाखा द्वारा, अरब शाखा द्वारा मध्य भारत, मध्य भारत तथा अरावली के सहारे पंजाब तक वर्षा होती है। अरब शाखा, मध्य दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब शाखा द्वारा मध्य भारत तथा अरावली के सहारे, अरावली के सहारे मतलब अरावली के समांतर होते हुए पंजाब तक वर्षा होती है। अरावली के सहारे, समांतर, सहारे में कितना समांतर है, सहारे का वो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। समांतर होते हुए पंजाब तक वर्षा होती है। ठीक है, इस प्रकार लाइन चेंज कर दे रखो। इस प्रकार दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब शाखा से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब शाखा से मध्य भारत, मध्य भारत, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब शाखा से मध्य भारत, तटीय क्षेत्र तथा पश्चिमी भारत, पश्चिमी भारत में वर्षा, पश्चिमी भारत में वर्षा होती है। अब देखो इसी बीच में क्या पड़ रहा है आपका, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र पड़ रहा है, पड़ता है यहाँ पर। अब तुम कह रहे हो मैडम ये वाली शाखा कहाँ तक
पंजाब तक वर्षा करवा रही है, पर मरुस्थल में वर्षा नहीं होती। आया? यहाँ मैंने बताया गिरनार और मांडवी की पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों से सारे कन्वर्ट हो जाती है पबनी कहाँ, तो ये कन्वर्ट होकर इधर और चमोली गई पाकिस्तान में। ये भारत में इधर प्रवेश नहीं कर पाई। जो भी पवने यहाँ से प्रवेश करती हैं वो अरावली के कहाँ चली गई, समांतर, और अरावली के समांतर में ये जो पवने गई हैं जो वर्षा करवाती हैं वो 25 सेंटीमीटर तक की वर्षा करवा पाती हैं। यहाँ पर वर्षा क्या है 200 से 300 तक की हो रही है, और यहाँ पर 25 सेंटीमीटर तक या उससे कम वर्षा हो रही है। समझ में आ गया? ये क्या है, यहाँ की जो पवने ऐसे जा रही है इसमें प्रवेश नहीं करेगी, कहाँ चलेगी, पाकिस्तान में, दूसरी अरावली के सहारे चलेगी। थोड़ी मोटी वर्षा हुई है वो भी किससे, जो अरावली के सहारे गई है उन्हीं ने वर्षा करवाई है। और यहीं पर आपकी कौन सी है, लूनी नदी निकलती है। यही लूनी नदी मौसमी नदी है, जिसमें क्या होता है, इसके सहारे राजस्थान का ये वाला क्षेत्र थोड़ा खेती कर लेता है। और खेती में भी कौन था, मोटा अनाज। मोटा अनाज में कौन सा वाला, मक्का, बाजरा, तिल, मूंगफली, है ना। गुजरात देखो मूंगफली उत्पादन में नंबर 1 पर आता है। कपास भी होती है, कपास होती है पर यहाँ नहीं होती है। कपास होती है गुजरात ये और MP वाले क्षेत्र, ठीक है। समझ में आ गया? तो वर्षा कैसे क्या किसको कर रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है ना, कैसे कर रही है, एकदम कृषि को एकदम चेंज कर दिया। जैसे वर्षा और वैसे ही जैसे आपके पानी पीने की कैपेसिटी गर्मी आते ही इतनी बड़ी बड़ी बोतलें आएंगी, है ना, और सर्दी आते बोतल खत्म मतलब गायब हो गई। लाओगे ही नहीं, लाते हो, चलो अच्छी बात है। लिखिए पूरी बात। अगला लिखो, दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की शाखा, दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की शाखा, दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की शाखा उत्तर भारत के गंगा मैदान क्षेत्र में, उत्तर भारत के, ये मध्य भारत में करवा रही है और ये उत्तर भारत में गंगा के मैदानी क्षेत्र में तथा उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा करवाती है। बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा संपूर्ण उत्तर भारत के गंगा मैदान तथा उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा करवाती है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा करवाती है। उत्तर पूर्वी भारत में मेघालय के पठार में खासी की पहाड़ियों पर, मेघालय के पठार में खासी की पहाड़ियों पर, उत्तर पूर्वी भारत में मेघालय के पठार पर खासी की पहाड़ी पर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला क्या है, जिला है या गांव है, चेरापूंजी। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी है। गांव है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांव आता है। मानस नाम भी गांव ही है। चेरापूंजी में वर्षा होती है तथा इस शाखा के पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए, इस शाखा के पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए वर्षा की मात्रा कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, अर्थात पूर्वी भारत में सर्वाधिक वर्षा तथा पश्चिम भारत में, पूर्वी भारत में सर्वाधिक वर्षा, ऐसे लिखो, भारत के पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा तथा अरावली अर्थात राजस्थान में सबसे कम वर्षा, होती है।
अब नोट डाउन करके लिखो, नोट डाउन। दक्षिण पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाओं से, दक्षिण पश्चिमी मानसून की दोनों ही शाखाओं से, दक्षिण पश्चिमी मानसून की दोनों ही शाखा, दोनों शाखा मतलब अरब सागर की शाखा और बंगाल की शाखा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दोनों ही शाखाओं से, दोनों ही शाखाओं से कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं होती या पूर्वी तट से पर वर्षा नहीं होती, कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं होती, कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं होती। ठीक है, ये कहाँ पे कोरोमंडल? जब तट पार है तब कहाँ थी? तमिलनाडु राज्य को कोरोमंडल तट कहते हैं। अब लिखो उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्व मानसून सितंबर माह के मध्य में हो गए सबके साइन? करो फिर फटाफट साइन करो। कौन कौन रह गए साइन करने के लिए? 2 लोग रह गए बस। कैसे तुम लोग रजिस्टर आगे पास करते हो? बहुत टाइम तुम काहे कहा करो, ज्यादा ना कहा करो, तुम भी मुझे भोजपुरी सिखाई दो। हम कहत रहे, हम कहत रहे पर वो सुनत नहीं। फोटो खींच के पढ़ाते रहे, स्पीड नहीं आनी चाहिए, टीचर का फेस आना चाहिए। लिख लिए? सितंबर माह के मध्य में, सितंबर माह के मध्य में जब मानसून लौटता है, जब मानसून लौटता है, सितंबर माह के मध्य में जब मानसून लौटता है तब उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है, उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। अब मेरी बेटा एक बात सुनो, जब पवनें समुद्र से स्थल की ओर चल रही हैं तब तो वो समुद्र से नमी ले लेती हैं, पर जब पवनें स्थल से समुद्र की ओर आती हैं तब उन्हें नमी कहाँ से मिलेगी? मिलेगी क्या नमी? नहीं मिलेगी ना, तो ये वर्षा नहीं करवाती होंगी, पक्का नहीं करवाती होंगी ना। तो ये जो शाखा है वो वर्षा नहीं करवाती है, पर ये शाखा वर्षा करवाती है। कहाँ करवाती है? जब ये शाखा बंगाल की खाड़ी से होती हुई आती है ना, जब ये शाखा कहाँ से आ रही है? बंगाल की खाड़ी से होती हुई आती है, तो ITZ कहाँ स्थापित हो रहा है? नीचे। और वायुदान रेटी का क्या हो रहा है? दक्षिणायन। और ये शाखा कहाँ पहुँच जाएगी? दक्षिण में आ जाएगा ना। फिर ये क्या करती है? कन्वर्ट करती है अपने आप को एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये पवनें कहाँ घूमती हैं? इस तरह घूमती हैं। जब ये पवनें इस तरह घूमी तो बंगाल की शाखा से होते हुए कोरोमंडल तट पर वर्षा करवाती हैं। भारत का एकमात्र राज्य जो सर्दियों में वर्षा पाता है कौन सा है? तमिलनाडु। लिखो। क्यों हंस रहे थे तुम फोटो दिखा के? ये फोटो वो हमारा फोटो था। तुम्हारा फोटो नहीं था, मेरा ही होगा। बोलते हो अजीब सा आया होगा, है ना? बस खींच लो। बढ़िया है, सही तो है, बढ़िया। बातें देखो, हमको क्या पता नहीं क्यों हंस रहे हो। बेटा तुम जिस क्लास के वो हो ना, आप टीचर क्लास के, हमको पता है। यहाँ हम बैठे बैठे बताते हैं कि कौन सा बच्चे का पढ़ने में मन है और कौन से बच्चे का पढ़ने में मन नहीं है, कौन मजबूरी में बैठा है, कौन रियली पढ़ रहा है। कह रहे बता ही दीजिए। बता दो। चलो लिख लियो। क्या लिखे? नीचे वाला था राज्य तमिलनाडु। लैंग्वेज जो मैंने लास्ट लिखा है वो बता दो बस मुझे। पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। सक्रिय होता है। प्रायः उत्तर पूर्वी मानसून स्थल खंड से आता है। प्रायः उत्तर पूर्वी पवने, ऐसे लिखो, उत्तर पूर्वी पवने, मानसूनी पवने, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवने स्थल खंड से आती हैं जिनमें नमी का अभाव रहता है, जिनमें नमी का अभाव रहता है, जिनमें नमी का अभाव रहता है, जिस कारण ये पवने
नमी का अभाव रहता है, जिस कारण ये पवने वर्षा नहीं कर पाती हैं, जिस कारण ये पवने वर्षा नहीं कर पाती, नहीं करवाती। परंतु जब ये पवने बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती हैं, परंतु जब ये पवने बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती हैं, बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती हैं, तब ये पवने नमी ग्रहण कर लेती हैं, तब ये पवने नमी ग्रहण कर लेती हैं, तब ये पवने नमी ग्रहण कर लेती हैं। तथा उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा भारत के कोरोमंडल तट अर्थात तमिलनाडु राज्य में, भारत के कोरोमंडल तट तथा यह पवने भारत के ग्रहण करती हैं, तथा यह पवने भारत के कोरोमंडल तट अर्थात तमिलनाडु राज्य में वर्षा करवाती हैं। इस प्रकार मानसून की उत्तर पूर्वी शाखा से भारत में केवल कोरोमंडल, इस प्रकार उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में केवल कोरोमंडल तट को ही वर्षा प्राप्त होती है। भारत को केवल कोरोमंडल तट को ही वर्षा प्राप्त होती है। भारत का एकमात्र राज्य जो सर्दियों में वर्षा पाता है। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ सर्दियों में वर्षा होती है। सिर्फ भारत का यही है या और कोई राज्य भी है? हम लोग क्या सर्दियों में बारिश नहीं होती क्या? वो कैसे होती है बताओ? गेहूँ के टाइम हो जाती है। हाँ वही तो पूछ रहे हो, वो कैसे होती है? नमी तो नहीं होती उस समय, न तापमान इतना हाई होता है, पर फिर भी वर्षा होती है। क्या पता, आज पता चलेगा। नहीं पता। क्लियर? पूछा जाता है कि सर्दियों में वर्षा होती है, कहाँ कहाँ होती है? एक तो आपको पता चल गया कोरोमंडल तट का, दूसरे तमिलनाडु, उसके बाद बताओ और कहाँ होती है? उत्तर भारत में पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली होती है कि नहीं? पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन क्षेत्रों में बारिश होती है। इन क्षेत्रों में बारिश होने के कारण भूमध्य सागर में उठने वाला शीतोष्ण चक्रवात है। कौन सा चक्रवात है? शीतोष्ण चक्रवात है, जो जेट धाराओं के प्रभाव से आकर पश्चिमी विक्षोभ, जो पछुआ पवने का है, उसको हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, उनके कारण क्या होता है? शीतोष्ण चक्रवात का जो असर होता है वो स्थल और सागर दोनों में मिलता है। तो भारत में भूमध्य सागर में जब चक्रवात बनता है, कहाँ गया भूमध्य सागर? भूमध्य सागर में चक्रवात पश्चिमी डिस्टर्बेंस के कारण ये पवने कहाँ पर आ जाती है? पश्चिम में चल रहे, पश्चिम से कहाँ आएंगी? पूरब, इसको हम पछुआ हवा कह रहे हैं। तो जेट धारा के सहारे भारत में प्रवेश करता है, और जब ये भारत में प्रवेश करता है तो इसकी एक शाखा हिमालय से, यानी कि आपको जो बताया था पामेर की गांठ से टकराती है, एक शाखा चीन में और एक शाखा कहाँ चली जाती है? भारत में प्रवेश करती है। जब ये शाखा भारत में प्रवेश करती है तो हिमालय के सहारे जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा करवाती है। जो आपका कौन सा क्षेत्र है? पर्वतीय क्षेत्र, यानी जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, वहां पर ये वर्षा बर्फबारी के रूप में, नैनीताल में बर्फबारी के रूप में, जबकि पंजाब और दिल्ली में ये वर्षा के रूप में दिखाई देती है। तो भारत के दो क्षेत्र ऐसे हैं सर्दियों में वर्षा पाते हैं, एक तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, दूसरा आपका उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, ये राज्य है जो वर्षा पाते हैं। जहाँ एक और कोरोमंडल में लौटता हुआ मानसून की कौन सी शाखा है? उत्तर पूर्वी शाखा। वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत में जो वर्षा करवाती है वो शीतोष्ण
कटिबंधीय चक्रवात का जो प्रभाव होता है वो जेट धाराओं के द्वारा होता है। ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा, बस याद क्या रखोगे, सर्दियों में वर्षा पाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी। चलो ये वाला टॉपिक हो गया खत्म। वर्षा की मात्रा पूछेगा तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेगी घटेगी? दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटेगी घटेगी। पूरब से पश्चिम? पूरब से पश्चिम घटेगी। भारत का सबसे कम वर्षा वाला शहर या जिला भारत का? पंजाब नहीं, लेह लद्दाख है, क्योंकि हिमालय के सारी वर्षा हो जाती है, उधर वर्षा नहीं ठीक है। तो लेह लद्दाख क्या है? भारत का सबसे कम वर्षा करने वाला जिला। और राजस्थान में पूछेंगे तो जैसलमेर, और यूपी में पूछेंगे तो मथुरा। तो ऐसा कंपेयर कर रहे हैं ना। अब केरला में भी कोई होगा, जैसे केरला के यहाँ पर तट पे सर्वाधिक वर्षा हो रही होगी, जैसे ऊपर जाएंगे तो इससे तो कम वर्षा होगी ना। तो हर राज्य में कोई ना कोई ऐसा जिला होगा जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा और सबसे कम वर्षा होगी। क्लियर है? अगर हम फसलों की बात करें तो बता दोगे? अगर कोई तुमसे पूछेगा वर्षा का अनुसरण करते हुए ये वाले राज्य कैसे कर रहे होंगे, और इसमें सिर्फ वर्षा का अनुसरण नहीं होगा, वर्षा के साथ साथ आपका मिट्टी का भी होगा। तो अब जो हमारा नया टॉपिक है वो भारत की टाइम है ना अभी? बहुत है, 23 मिनट है। बहुत है। टॉपिक स्टार्ट होने के लिए 20-30 मिनट बहुत होते हैं। मैं आती बस आपको इसमें समझाती नहीं, 2-3 क्वेश्चन करवा देती, यही जो दिखाई हुई स्टोरी। अब मानसून पता चल गया, मानसून की अवधि भारत में कब से कब तक है? मई से सितंबर अक्टूबर। सितंबर सितंबर को मानसून लौटता है ना, तो लौटते हुए मानसून से तो वर्षा हो रही है, ठीक है। लौटता हुआ मानसून से वर्षा कोरोमंडल तट पर, और आते हुए मानसून से वर्षा संपूर्ण भारत। और लौटते हुए मानसून में शाखा मानसून हो जाएगी एक्टिव उत्तर पूर्वी, और प्रवेश करेगा मानसून तब कौन सी एक्टिव होगी? दक्षिण पश्चिमी मानसून। और दक्षिण पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं, अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी की शाखा संपूर्ण उत्तर भारत में, और जबकि दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब शाखा पश्चिमी तट पर और मध्य भारत में वो वर्षा करवाती है। मध्य भारत में कौन सा वाला आपका? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र। उसका जो कर्नाटक वाला क्षेत्र रखा गया है उसमें कम वर्षा होती है। और पुणे कैसा क्षेत्र है? पुणे या कर्नाटक का पठार या तेलंगाना का पठार कौन से क्षेत्र में आ रहा है? छायावृष्टि वाले क्षेत्र में। अतिवृष्टि वाला क्षेत्र कौन सा होगा? जहाँ पर वर्षा होती है ज्यादा। संपूर्ण भारत में अगर सर्वाधिक वर्षा देखें तो चेरापूंजी, सबसे कम वर्षा देखें तो लेह लद्दाख। चलो अगला टॉपिक भारत की मिट्टियाँ। क्या कह रहे हो? मैं पूछ रही हूँ भारत में मिट्टी कितने प्रकार की होती है? पूछ रही हूँ। भारत में मिट्टी कितने प्रकार की होती है बताओ? 8 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है वो 8? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, हो गई होंगी सब। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? मिट्टी के बनने के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है? अगर वो नहीं होगी तो मिट्टी नहीं बनेगी। केचुआ। क्या बात कर रहे हो? केचुआ मिट्टी में जो कवक सवाल होते हैं या मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का काम करता है, नाइट्रोजन मिलता है उसमें, है ना। केचुआ क्या करता है? नाइट्रोजन और दलहनी जितने पौधे होते हैं मिट्टी में क्या है? नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन क्या कहते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, है ना। जैसे कि बारिश होती है, नदी वगैरह बहती है, हाँ, उनके साथ मिट्टी जाती है। मिट्टी आ रही है पर मिट्टी बन कैसे रही है? यहाँ हम पढ़ रहे हैं मिट्टी पठार से बनती है। कैसे? बताओ। हाँ सुनते नहीं है, बताओ, सुनाओ, तुम सुनाओ। रंजीत क्या नाम है तुम्हारा? रजनीश।
बताइए सर, मुझे रजिस्टर दे दीजिए सर। कल मैंने बोला आप लोग अपना नाम हिंदी में लिखोगे, सिर्फ लक्ष्य का नाम हिंदी में लिखा है, मोहम्मद आरिफ ने अपना नाम हिंदी में लिखा है और इब्राहिम ने अपना नाम हिंदी में लिखा है। बाकी सारे नए सब बन गए अंग्रेज, जो अंग्रेज बने हैं वो हिंदुस्तानी बन के ब्रैकेट में अपना नाम हिंदी में लिखो फटाक से। कल ही मैं बोल चुकी हूँ, अपना नाम अपने पापा का नाम हिंदी में लिखोगे। अब बताओ इसमें कहाँ स्पेस रह गया? आप अपने नाम की जगह तो लिख दोगे हिंदी में पापा का नाम। जो भैया वहाँ नोट डाउन करते हैं ना, एक तो उनको आपको आपकी राइटिंग को नहीं समझ में आती है और फिर उनको इंग्लिश समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए आपको बोला गया था कि हिंदी में लिखना। क्यों फाड़ दे पेज? ये सोल्यूशन नहीं होता है किसी चीज का कि फाड़ दीजिए। कोई नहीं, आज ऐसे एड्रेस अब कल से याद रखोगे। रीजन बता दिया, हिंदी में लिखिएगा। हाँ, क्वेश्चन था मिट्टी का निर्माण कैसे हो रहा है? खाना कैसे बनता है? चूल्हे पे बनता है। चूल्हे में खाना बन जाएगा? गैस भी होती है उसके लिए गैस भी होती है, लकड़ी भी होती है। नहीं मैम, सारी चीजें होनी चाहिए। क्या सारी चीजें? मतलब मेरे पास चूल्हा भी है, लकड़ी भी है, आग भी जला दी। नहीं अब क्या खाना बन जाएगा? सब्जी भी होनी चाहिए, मसाला भी होनी चाहिए। बेस होना चाहिए ना, यानी कि पैतृक चीज होनी चाहिए। मिट्टी भी तभी बनेगी जब पैतृक चीजें होगी। और मिट्टी के पैतृक क्या होती है? चट्टान। चट्टान नहीं होगी तो मिट्टी का निर्माण नहीं होगा। इन्हीं चट्टानों का क्या होता है? अपक्षय और अपवर्तन होता है। अब बात नहीं करो तो मिट्टी में जब चट्टानों का अपक्षय अपवर्तन होता है। अब आप ये सिर्फ देखो, इस कॉलेज में ये पेंट छूट गया, ये पापड़ी छूट गई, ये चूना टुकड़ा होकर गिरा हुआ कहीं, यहाँ तो पोटा था, आया सफाई करके चले गए। अब ये यहीं रहता तो थोड़े दिनों बाद क्या हो जाता? ये पाउडर में कन्वर्ट हो जाता। इनका क्या हो जाता? मौसमी मार से अपक्षय अपवर्तन हो जाता। जब तुम नए नए आए होगे इस दुनिया में तो तुम्हारी स्किन बहुत ग्लो कर रही होगी। सूरज की मार से, पवनों की हवा से तुम लोगों की स्किन के क्या हो गया? ग्लो खत्म हो गया। ठीक, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही होगी झुर्रियाँ आ जाएंगी, दिखाई कमजोर हो जाएंगी, दांत गिरने लगेंगे। होगा ये सब चीज़? नहीं होगा। ये क्या हो रहा है? तुम्हारी बॉडी का अपक्षय अपवर्तन हो रहा है। सेम बात है, जब पृथ्वी बनी थी तो नई नई चट्टानें थी, इन चट्टानों का क्या हुआ? अपक्षय अपवर्तन हुआ। हम चट्टाने गाए थे, चट्टाने में तो मिट्टी आग्नेय चट्टानें मिट्टी की नहीं होती। चट्टानें ठोस रूप होता है जिसका अपक्षय अपवर्तन हुआ, जो मैं बता रही हूँ आपको। अब ये पेंट है, छूटा, पापड़ी बन के देखो कहीं से छूट गया, ये पापड़ी यहाँ गिर गई और कहीं होगा छोटे छोटे टुकड़ों में पापड़ी पड़ी होगी। देखना किनारे किनारे धूल जम गई होगी और धूल कैसी हो गई? ठोस रूप ले ली होगी ना। जब ये ठोस रूप ज़्यादा ताप और दाब के कारण बनती है तो इसको क्या कहते हैं? चट्टान में बदल जाते हैं। तो ऐसी चट्टानें क्या कहलाती हैं आपकी? रूपांतरित चट्टानें या अपसारी चट्टानें। और चट्टानों का जो प्राय रूप होता है वो आग्नेय चट्टान होता है। आग्नेय चट्टानों से ही चट्टानें कन्वर्ट होती हैं रूपांतरित में और अपसादी में। हम ये चट्टानों का फिर जब अपक्षय अपवर्तन होता है, अपक्षय अपवर्तन यानी कि बैदरिंग और इरोजन होता है। बैदरिंग किसके कारण है? फिजिकली और केमिकली और बायोलॉजिकली, यानी कि जैविक, रासायनिक और भौतिक। फिजिकल क्या बोला? जैविक बोला, रासायनिक बोला और भौतिक, यानी कि भौतिक हम यांत्रिक तरीके से बोलते हैं। जैसे मैंने कहा जब आप हुए तो आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही थी, फिर आप कहाँ चले गए? धूप में आए, रंग गोरा था, रंग का पड़ गया काला। ये क्या हुआ? ताप के कारण, है ना। ताप के कारण क्या हुआ? आपके स्किन को कहीं ना कहीं डैमेज करा। तो अधिक ताप, अधिक दाब और वर्षा के कारण क्या होता है? ये चट्टानें डैमेज हो जाती हैं। जब ये चट्टानें डैमेज होती हैं, पानी होता है, केमिकल है, रसायन है ना, H2O, यानी कि किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। और यही H2O जब किसी चट्टान से होता है, और चट्टान में किससे बनी है? आयरन से, मैग्नीशियम से, इनसे बनी हुई है। पृथ्वी में जब खनिज पढ़ोगे तो आयरन में पढ़ोगे, यानी कि लोहा, मैग्नीशियम, ये सारी चट्टानें मिलती हैं। जब इनके साथ केमिकल रिएक्शन होता है तो इससे जो चट्टानों का अपक्षय होता है वो क्या कहलाता है? रासायनिक
अपक्षय। जब किसी बायोलॉजिकल यानी कि जब कहीं पेड़ पौधे चट्टानों के बीच में देखो पेड़ पौधे आ जाते हैं, उग जाते हैं, वो चट्टानों में दरारें पैदा कर देते हैं। और कभी होता है कि घोड़ा ही गया अपने खूर से लात मारते हुए क्या करता है, खोद देता है ना, तो वो भी क्या हुआ, बायोलॉजिकली चट्टानों को अपक्षय अपरदन। तो जब ये अपक्षय अपरदन होता है तो छोटे छोटे कण किसके, चट्टानों के वहीं गिर जाते हैं। अब ये चट्टानों के छोटे छोटे कण गिर गए, इन्हीं का इरोजन होता है। इरोजन हवाओं द्वारा और नदियों द्वारा होता है। जो मिट्टी का सबसे ज़्यादा इरोजन करती हैं वो करती हैं नदियाँ। अब ये नदियाँ क्या करती हैं, अपने साथ यही मिट्टियाँ ले आती हैं और मिट्टियाँ ला के बिछा देती हैं। जब ये नदियाँ मिट्टियाँ ला के बिछाती हैं तभी आपके मैदानों का निर्माण होता है। यही पवनें क्या करती हैं, इरोजन करती हैं, जिसको विंड इरोजन कहते हैं। और नदियों के द्वारा लाया गया इरोजन क्या कहता है, रिवर इरोजन। तो जब ये नदियाँ और पवनें मिट्टी को एक स्थान से लाके दूसरे स्थान पर लाती है तो मैदानों का निर्माण करती हैं। यही मैदान मिट्टी बनते हैं। इन्हीं मिट्टियों में केमिकल क्या होता है, रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, या किसी में कुछ तत्व की मात्रा अधिक और कुछ तत्व की मात्रा कम पाई जाएगी। उन्हीं आधार पर हमने मिट्टियों को क्या करा है, डिवाइड किया है। तो मिट्टी बनने का सबसे पहले है पैतृक चट्टानें। क्या होनी चाहिए, पैतृक चट्टानें। अगर पैतृक चट्टानें नहीं है तो आपकी मिट्टी का निर्माण नहीं होगा। दूसरे साथ साथ उसके बाद वायु मतलब हवा। मिट्टी भी कैसी होती है, आपके शरीर में हवा है, क्यों, आपके शरीर में हवा नहीं है? आपके शरीर में जल है? जो चीजें आपके शरीर में वो सेम चीजें किसमें है, मिट्टी के कण में है। अगर हम मिट्टी का कण बनाएं, एक कण ये मिट्टी है, ठीक है, एक मिट्टी का कण, इस मिट्टी के कण में क्या है, जल यानी कि नमी। जिसमें नमी नहीं होगी वो रेत होगी, और जिसमें नमी है मिट्टी आपस में जुड़ी रहेगी। जहाँ नमी की मात्रा नहीं होगी मिट्टी आपस में जुड़ी नहीं रहेगी, कण कैसे होंगे, अलग अलग। अब यहाँ की मिट्टी जुड़ी है इसका मतलब नमी है। उसके बाद क्या होगा, वायु। यही वायु तो है जो किसी भी जीव यानी कि पेड़ पौधों को जल और वायु की आवश्यकता होती है। जो कौन प्रदान करता है, मिट्टी। साथ ही में मिट्टी ह्यूमस होता है, ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस क्या होता है, जीव जंतु के क्या होते हैं, छोटे छोटे अवशेष। जो जीव जंतु मर जाते हैं, जीव और जंतु अलग अलग है। पेड़ पौधे यानी कि पादप और जीव अगर मर जाते हैं तो कहाँ रह जाते हैं, वहीं रह जाते हैं। छोटे छोटे कवक सवार क्या करते हैं, उनको खाते हैं, मिट्टी में ही मिला देते हैं, जिनको कहते हैं ह्यूमस। और जिस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है वो मिट्टी सबसे अच्छी होती है, और जिस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है वो मिट्टी अच्छी नहीं होती है। नॉर्मली ह्यूमस होता सब मिट्टी में, क्योंकि अगर मिट्टी का कंपाउंड पढ़ोगे, संगठन या पढ़ोगे, कंपोनेंट पढ़ोगे, तो आपको मिट्टी में पहले पैतृक चट्टानें होंगी, पैतृक चट्टान, वायु, जल, ह्यूमस, और उसके साथ आपके खनिज। और ये खनिज कहाँ से मिल रहे होंगे, इन्हीं पैतृक चट्टानों से। जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी आपकी मिट्टी नहीं होगी। मिट्टी नहीं होगी मतलब अच्छी मिट्टी नहीं बनेगी। अब मिट्टी का प्रोफाइल, मिट्टी के पता चल गया, मिट्टी कब कहेंगे, जब उसमें वायु होगा, जब उसमें नमी यानी कि जल होगा, जब उसमें ह्यूमस होगा। ह्यूमस का मतलब पादप और वह जीव। हाँ क्या बता रहे हैं, यही बता रहे हैं। जब पत्ते गिर गए वहीं रह जाते हैं, छोटे छोटे कवक और सवाल होते हैं। इन पत्तों को या जीवों की हड्डियों को आपने देखा होगा, आप लोगों में गाड़ देते हैं और कुछ टाइम बाद निकालोगे, कुछ टाइम मतलब कुछ सालों बाद, हजारों सालों बाद, तो वो नहीं मिलेंगे। कहाँ चले गए, गल गए ना, गले नहीं है। वही कवक सवालों ने क्या करा, उस मिट्टी में मिला दिया। ठीक, जो लकड़ी
और लकड़ी की छाल गिर जाती है, मिट्टी में दब जाती है, पत्ते उसी में गिर जाते हैं, उसमें सड़ के गल के उसी में मिल जाते हैं, वही कहलाते हैं आपके ह्यूमस। पेट्रोल अपसादी चट्टानें ही में पाया जाता है और यही इसमें जीवाश्म पाया जाता है, ठीक है। जिसमें कार्बन होगा, आपकी बॉडी में भी कार्बन है, जलाओगे तो जल जाएगी। जब जलते हो ना तो कुछ मिलता नहीं है, क्यों नहीं मिलता है? इसी के तो बने हो आप, ये जल जाता है। हड्डी भी जल जाती है क्योंकि कार्बन का बना हुआ है, और जहाँ कार्बन है वो जलेगा ही जलेगा। तो ये क्या है? पादप ह्यूमस है, जिससे बना पादप। पादप यानी कि जितने भी आपके पेड़ पौधे हैं, जीव यानी कि जितने भी जंतु हों, चाहे उसमें मानव ही क्यों ना हो रहा हो, उसके क्या होंगे? अवशेष। और इन अवशेष को अपघटित करने का काम कौन करेगा? कवक और शवक। और इनको बनने में बहुत टाइम लगता है। इनको बनने में क्या है, ये क्रिया कोई 1 या 2 दिन की नहीं है, ये क्रिया कई सालों की होती है। जब ये मिट्टी में मिल जाएंगे तब मिट्टी बनती है। ऊपर से खनिज कहाँ से मिल रहा है आपको? पैतृक चट्टानों से। ये सारी चीजें जब होंगी तभी आपका बनता है मिट्टी। मिट्टी का टेक्सचर होता है। टेक्सचर मिट्टी आप कैसे जानते हैं? टेक्सचर क्या होता है? टाइल मोटी है, पतली है, ये होता है टेक्सचर, है ना। तो मिट्टी में बजरी भी आती है। बजरी देखे हो? रेत देखे हो? क्ले देखे हो? हाँ देखा है। पाउडर देखे हो? नमक देखे हो? चीनी देखे हो? देखे हो ना? पाउडर से मोटा चीनी क्या है? नमक से मोटा चीनी से मोटी मिश्री। ये क्या है? सब टेक्सचर है किसके? मिट्टी के। तो पहले बड़ी चट्टान से एक टुकड़ा अलग हुआ, बनी बजरी। उस बजरी का भी क्या हुआ? अपक्षय अपरदन हुआ, टूटी, बना रेत का भी अपक्षय अपरदन हुआ, क्या बन गया? क्ले, है ना। ये सब चीज़ें क्या बनती हैं? आपकी टेक्सचर में आती हैं। साइज कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं पूछा जाता है। तो अब जो पहले लिखोगे, हेडिंग डालो भारत की मिट्टियाँ। ये चीज़ समझ में आ गई मिट्टी बन कैसे रही है? भारत की मिट्टियाँ, भारत की मिट्टियों में लिखो मिट्टी के घटक। पहले मिट्टी के बारे में तो बताएंगे कि मिट्टी बन कैसे रही है। मिट्टी के घटक, मिट्टी के घटक में लिखो सबसे मेन है पैतृक चट्टानें। इसको हम आगे लिखवाएंगे नहीं, समझा दिया, समझ गए हो ना। पहला है पैतृक चट्टानें। घटक में पैतृक चट्टानें। जब तक ये नहीं होंगी मिट्टी नहीं बनेगी। पैतृक चट्टानों से क्या हुआ? मिट्टी का निर्माण। उसके बाद मिट्टी में क्या होना है? वायु, एयर होनी चाहिए। जल की मात्रा पूछा जाता है पेपर में, निम्न में से कौन सी मिट्टी है जिनमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? बताओ, सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता कौन सी मिट्टी में है? रेत में। रेत तो सबसे ज़्यादा पानी पीती है। रेत नहीं है, ह्यूमस। मात्रा बता दो, 5 से 10% ह्यूमस पाया जाता है। जल की मात्रा 25 से 30%। 5 से 10% मिट्टी में पाया जाता है। जल की मात्रा, ह्यूमस की मात्रा और खनिज जहाँ लिखे हो वही पैतृक चट्टानों में ही लिख लो खनिज, क्योंकि खनिज कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? मिट्टी को उसके पैतृक चट्टानों से। अब लिखो मिट्टी का टेक्सचर को हिंदी में क्या कहेंगे? टेक्सचर को मिट्टी का आकार लिख लो, ठीक है? हाँ, मिट्टी का आकार, प्रकार नहीं, आकार। आकार में सबसे पहले लिखो बजरी। बजरी के बाद लिखो रेत। रेत के बाद लिखो सिल्ट। सिल्ट के बाद लिखो क्ले, जिसको मैं कहती हूँ चीका मिट्टी।
चीका मिट्टी क्ले, सीमेंट नहीं, सीमेंट अलग चीज होती है। चिल्का, चीका मिट्टी। साइज में लिखोगे तो सबसे छोटा साइज होता है चीका मिट्टी का 0.00 mm, 0.002 mm। बजरी का साइज कितना बनाओगे तो 5 mm। लेकर कितना होता है 0.002 mm। 5 बजरी का साइज। इतना कम से कम साइज है, इससे छोटे भी साइज हो सकता है। समझ में आ गया? और बजरी का 5 mm। कौन सा क्ले का। क्ले का बताया। रेत का साइज बजरी से कम और किससे सिर से ज़्यादा होता है। पूछा जाता है सिर्फ किसका, क्ले का पूछा जाता है। हो गया? टाइम बताओ कितना है? 4 मिनट बचे हैं। 4 मिनट बचे हैं। हेडिंग डालना मिट्टी का प्रकार। क्या प्रकार? मिट्टी का प्रकार। मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के प्रकारों में लिखो। अगर हम डिश में बात करें तो 11 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है, विश्व स्तर पर बात करें तो 11 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो भारत के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों की बात कही है। तो हम भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाते हैं? 8 प्रकार। लिखो, भारत में 8 प्रकार की भारत में मुख्यतः 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। भारत में मुख्यतः 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। पहले लिखो जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, साथ ही साथ उसके वो भी लिखते जाना कितने क्षेत्रफल पे पाई जाती है। चलो जलोढ़, जिसको एलुवियल कहते हैं, एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मृदा लिखो 43%। आगे और परसेंटेज है, हम आपको क्या बता रहे हैं? अप्रॉक्स में नहीं बता रहे हैं, पूरा ऐसे आते हो। 43% कौन सी है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा के बाद लिखो लाल मृदा 18%। भारत के 18% क्षेत्र में लाल मृदा पाई जाती है। 18% लिख लिया। इसके बाद लिखो काली मृदा, रेड सॉइल, रेड के बाद ब्लैक सॉइल, काली मृदा 15%। 15%। उसके बाद लैटेराइट, लैटेराइट मृदा इसका 10%। बाकी पर्वतीय मृदा, पर्वतीय के बाद लिखो दलदली मृदा। पर्वतीय कितने %? पर्वतीय 5 से 8% पाई जाती है पर्वतीय मृदा। फिर दलदली मृदा, दलदली मृदा 2 से 3%। 3%। कौन सी बच रही है? पीट मृदा, पीट मृदा, पीट कितनी होगी? जलोढ़ होगी, लाल होगी, काली, लैटेराइट, पर्वती, दलदली और पीट। नहीं, इनका परसेंट 1 से 2 बहुत कम क्षेत्र में पाया जाता है। ये कौन सी रैंकिंग है? मरुस्थलीय मृदा। इनका परसेंट क्या होगा? क्या? ये बहुत कम परसेंट है। 2 3 1 2 3 1 2 3 बस, इससे ज़्यादा नहीं। ये 8 प्रकार की मृदा है। मैप बना लो, ये ऐसे ही बताएंगे। क्या लिस्ट बनाओगे? मैम टाइम हो गया। टाइम तो हो गया है, लिस्ट बना लो। हैं? समझाने वाला काम कल करेंगे।
एक बता दीजिए। कौन सा समझाना है ये बताओ। चलो कहाँ कहाँ मिट्टी पाई जाती है वो हम कल मैप पे बताएंगे। बस आपका काम क्या है, लिस्ट बना के एक लिखो। मैप तो बना ही लोगे, लिस्ट आज बना लो। आज बना लो मतलब हेडिंग कर लो, लिखवाएंगे हम कल। एक तरफ लिखो मिट्टी, ऐसे बनाओ। एक तरफ मिट्टियाँ, मिट्टी नहीं मिट्टियाँ कर लो। तो मिट्टियाँ डाला जाएगा तो ऐसे लग जाएगी मात्रा। यही तो है रूल, हिंदी में रूल यही तो है। जब यहाँ लगेगा तो यहाँ पर छोटे की पाई जाएगी। मिट्टियों के बाद यानी मिट्टियों के बाद अगला कॉलम बनाओगे, वो बनाओगे क्षेत्र का। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद फसल, कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल है, यानी कि फसलें। अगला कॉलम बनाओगे फसलों का। फसलों के बाद कौन से खनिज का अभाव है, यानी कि खनिज का अभाव। हाँ, और खनिज की प्रचुरता। खनिज प्रचुरता बन गए। कितने कॉलम बने, 1 2 3 4 5, 5 बन गए। आप यहाँ पर नोट डाल के एक चीज लिखो, जहाँ जगह होगी प्लेन। ये तो हम कल भरवाएंगे, कल क्षेत्र में बताते जाएंगे ना, मैप में बताते जाएंगे और आप यहाँ टेबल में लिखते जाएंगे। नोट में क्या लिखना है? नोट डाल के लिखो, भारत में प्रायः एनपीके, भारत में प्रायः एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस तथा ह्यूमस की मात्रा का अभाव है। इतनी बात समझ में आ गई। नॉर्मल कहीं ना कहीं किसी ना किसी मिट्टी में इन चारों चीजों में कोई ना कोई चीज कम मिलेगी। किसी में क्या नहीं मिलेगा, पोटास नहीं मिलेगा, किसी का नाइट्रोजन की मात्रा कम होगी, किसी में फास्फोरस की मात्रा कम होगी, किसी में ह्यूमस की मात्रा कम होगी या ह्यूमस होगा ही नहीं, या किसी मिट्टी में ह्यूमस ज़्यादा होगा बाकी चीज़ें कम होंगी, किसी में लौह अंश ज़्यादा होगा, किसी में मैग्नीशियम अंश ज़्यादा होगा। ये कब हम बात करेंगे, तभी तो ये बताया है कौन से खनिज का अभाव होगा और कौन से खनिज की प्रचुरता होगी, क्योंकि यही क्या करेंगे आगे डिसाइड करेंगे कृषि के लिए। क्लियर? चलो बंद करो।